नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े सवाल भेजें। अगले आधे घंटे तक हमारे मेहमान आपके सवालों के जवाब देंगे। मानव मोदी हैं मोतीलाल ओसवाल से, वो आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो सिर्फ अपना नाम, अपने शहर का नाम और सिर्फ कमोडिटी से जुड़े सवाल ही भेजें। नंबर आपके स्क्रीन पर, हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट में सबसे पहले चांदी की, क्योंकि चांदी में आज अच्छी मजबूती दिख रही है। 99,700 के ऊपर चांदी जा चुकी है, 1 लाख के बेहद करीब वापस से पहुंचती दिख रही है। मानव, चांदी को लेकर आपका व्यू क्या बन रहा है? चांदी अच्छी तेजी दिखा रही है, हो सकता है आज शाम के सत्र में 1 लाख भी पार कर जाए। क्या करना चाहिए इस तेजी में मानव? जी बिल्कुल। नमस्कार विष्णुमोहन जी। मेरे ख्याल से कमोडिटीज मार्केट अभी ऐसे स्तर पे, चाहे चांदी हो या कोई दूसरी कमोडिटी हो, थोड़ी डायरेक्शन की जरूरत है। लेकिन चांदी ने जिस हिसाब से तेजी पकड़ी है पिछले 1-2 दिनों से, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी एक वापस से रैली की शुरुआत है। 98,000 के आसपास का सपोर्ट पकड़ा था, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन भी है। 99,500 रिसेंटली जो लो था, तो वहां से एक अच्छी मूव मेरे ख्याल से वापस से शुरू हुई है। आपने जैसे सही कहा, मेरे ख्याल से 1 लाख का लेवल आज के ही दिन में शायद पॉसिबिलिटी दिख सकता है। ओवरऑल जो मोमेंटम है ऊपर की तरफ है। इंडस्ट्रियल मेटल्स में अगर हम देखें, एलईमी पे बिल्कुल थोड़ी बहुत नरमी है, लेकिन कॉपर कॉमेक्स के स्तर पे बहुत एक ऑल टाइम हाई पे है। इंडस्ट्रियल मेटल्स का जोर है, गोल्ड भी सपोर्ट दे रहा है। तो ओवरऑल जो चांदी का रुख है, चांदी की व्यू है, गोल्ड सिल्वर रेशियो भी एक थोड़े रेंज, हायर रेंजेस से थोड़ा नीचे आया है। मेरे ख्याल से ओवरऑल जो फैक्टर्स है चांदी के लिए काफी मजबूत है, काफी तेजी के संकेत एक दे रहे हैं। इमीडिएट बेसिस पे मेरे ख्याल से 99,400 के आसपास बिल्कुल एक बाइंग बनती है। 98,700 नीचे का स्टॉप लॉस और 1,05,000 का इमीडिएट टारगेट चांदी में बनता है। यहाँ से खरीदारी लग रही है 1,05,000 रुपये। चांदी की कॉल भी एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा। यहाँ से खरीदारी की राय है। 98,700 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए आपको। चलिए अब बात करते हैं इंडस्ट्री के कुछ अलग अलग मुद्दे पर। हमारे साथ सब्यसाची रे हैं, ईडी हैं, जीजेईपीसी के, जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। शुक्रिया रे साहब, आपने वक्त दिया है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा टैरिफ को लेकर। यूएस के टैरिफ को लेकर चिंता है, हालांकि अब लगातार बातचीत चल रही है, 3 दिनों तक बातचीत होगी। उम्मीद की जा रही जो रेसिप्रोकल टैरिफ की चर्चा है यूएस लगाने वाले हैं अपने सभी ट्रेडिंग पार्टनर्स पर, उसका असर ज्वेलरी मार्केट पे काफ़ी होगा। हालांकि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करते, लेकिन हमारी ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा है। इससे आप लोगों में चिंता है कि कहीं वो ड्यूटी लगा देंगे तो आप लोगों के लिए एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। सर, इस पर और क्या अपडेट है आपके पास और इंडस्ट्री के क्या चैलेंजेस हैं सर? देखिए, सबसे बड़ा जो ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, ये हम लोग वाकई बहुत चिंतित है। क्योंकि आज जो ज्वेलरी है, यूएस में इंपोर्ट ड्यूटी है 6.5%। हमारा जो ज्वेलरी उधर जाती है, और जो उधर से जो आती है हमारे कंट्री में इंपोर्ट ड्यूटी ज्वेलरी का 20% है। तो ये जो 20% का ज्वेलरी ड्यूटी, वो भी ये बजट में 25 से कम करके 20 तक किया गया है। और डायमंड, कच्चे डायमंड के ऊपर, दैट मीन्स कट एंड पॉलिश जो डायमंड है, वो उसके ऊपर यूएस का इंपोर्ट ड्यूटी 5%, 0% है, और हमारा कंट्री का इंपोर्ट ड्यूटी 5% है। ये दोनों में जो फर्क है, अंतर है। और टोटल, क्योंकि यूएस अभी क्या बोल रहे हैं, एक नया चीज वो लोग कॉन्सेप्ट चालू किया है, एवरेज टैरिफ बोल रहे हैं। एवरेज टैरिफ का बहुत सिंपल सा मुद्दा है। हमारा देश में यूएस जितना कमोडिटी, जैसे 400 प्रकार के कमोडिटी वो एक्सपोर्ट करते हैं, उसका टोटल जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है, किसी के ऊपर 100%, जैसे वो बोल रहे हैं कार एक्सेट्रा के ऊपर 110%, 120%, सब जोड़ देता है, डिवाइड बाई 400 कर देता है, तो एवरेज ड्यूटी एक कंट्री का इंपोर्ट ड्यूटी आ जाते हैं। तो हमारा जो कमोडिटी है, जो चैप्टर 71, जो जेम एंड ज्वेलरी के ऊपर जो है, हम लोग देखा है कि यूएस में जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो है करीब करीब 2.6%, और हमारा कंट्री में वही है 8.3% है। ये जो करीब करीब 6% का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस को हम लोग को एटलीस्ट हमारा सेक्टर का जो है उसमें मैनेज करना पड़ेगा। तो वो हम लोग गवर्नमेंट को सलाह दे दिया है कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा जैसे यूएई में जैसे किया है कि गोल्ड का इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर थोड़ा छूट दे दे 1 और 2% का, और ज्वेलरी का ड्यूटी जो है, जो गोल्ड का ड्यूटी अभी 6% है, तो 7 से 10% कहीं से होगा,
तो वो चल जाएगा, तो देन हमारा जो चीज है इसमें इक्वालिटी आ जाएंगे। लेकिन यूएस का जो अभी रिसेंटली आप सुने हैं कि उनका जो कॉमर्स सेक्रेटरी है उन्होंने क्या बोला है कि एक देश का एक ही ड्यूटी होगा, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट प्रोडक्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ ड्यूटी होगा। तो इफ दैट इज ट्रू, वही जो सच्चा माना जाता है, तो 2 तारीख को सपोज ड्यूटी लागू हो जाए तो 10%, 15%, 25% जैसे करके बाकी कंट्री में लगाए, ऐसा कुछ एक प्रतिशत का आएगा। तो हमारा जो गवर्नमेंट है बहुत कोशिश कर रहा है, जैसे आप लोग सुना है पहले से ही 2 बार हमारा कॉमर्स मिनिस्टर जी पीयूष गोयल जी गया है वो देश में, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ है और फॉर्मल डिस्कशन जो है वो आज चालू हो गया है, और वो भी अनाउंस हो रहा है कि फॉर्मल डिस्कशन चालू हो गया है। वो डिस्कशन किधर जाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि वेदर 2 तारीख का जो अप्रैल में जो लागू करने वाला है रेसिप्रोकल टैरिफ, वो हमारा देश के ऊपर यूएस लागू करेंगे कि नहीं। तो हम लोग बहुत चिंतित हो गए, जो गवर्नमेंट के जो नेगोशिएशन चल रहा है उसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं। लेकिन वाकई में ये जो नेगोशिएशन में गवर्नमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, ये हम लोग का मानने का है कि बाकी कंट्री से हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि दुनिया का खाली 14 देश के साथ यूएस का ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो बोलते हैं, हम लोग इधर पर बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो कर रहे हैं। तो इसमें दोनों ही पॉसिबिलिटी है कि हम लोग बहुत जीत भी सकते हैं, जीत भी हो सकती है, और जो है थोड़ा बहुत हमारे ऊपर 2 तारीख कुछ लागू भी हो सकते हैं। तो अभी तक ये क्लियर नहीं है, बट होगा लागू तो हमारा सेक्टर के लिए ये बहुत चिंता का विषय है। बात है, और लगातार सरकार की बातचीत हो भी रही है। हमने देखा था कि मार्च की शुरुआत में भी एक बैठक हुई थी और अभी भी 3 दिनों की लगातार बैठक है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह का ना हो, क्योंकि एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट आप लोगों का सेक्टर जनरेट करता है और काफ़ी लोग इससे बेरोजगार हो सकते हैं, और आपके लिए दूसरे मार्केट का विकल्प, उतना बड़ा मार्केट अभी देखना मुश्किल होगा। सर, एक खबर मेरा होगा, जीएसएम को लेकर सरकार ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को बंद कर दिया है। सिर्फ मीडियम और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट वाले जीएमएस बंद करने का फैसला लिया गया है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट वाले जीएमएस जारी रहेंगे। इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या मकसद होगा? क्या इसमें लोगों का रुझान ज्यादा नहीं था, इस वजह से बंद किया गया है, या कुछ और? सर नहीं, ऐसा क्या है, हमारा ऐसा लगता है इंटरनल, क्योंकि हम नहीं जानते कि गवर्नमेंट का किस दृष्टिभंगी से वो इन व्हाट डायरेक्शन वो बंद किया है। लेकिन ये लगता है कि लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटी है ना गवर्नमेंट का, गोल्ड का जो प्राइस जैसे जा रही है, तो गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लेने के लिए शायद नहीं चाह रहा था, तो वो शॉर्ट टर्म में जो प्राइस है उसको लेके ईयर टू ईयर मूव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वही इसका कारण हो सकते हैं, ये हमारा धारणा है। सर, अब डायमंड मार्केट की बात करते हैं। डायमंड मार्केट को लेकर काफ़ी चिंताएं हैं। एक तो एक्सपोर्ट को लेकर इशू चल ही रहा है, बाकी काफ़ी समय से दाम भी सप्रेस्ड है। क्या वहां पर कुछ रिवाइवल दिख रहा है क्या डायमंड मार्केट में? देखिए, रिसेंटली हम लोग डायमंड मार्केट में बहुत अच्छे रिवाइवल देखे हैं, 2-3 हमारा। देखिए, क्या हम रिवाइवल कैसे देख सकते हैं, रिवाइवल जैसे B2B में जो मूवमेंट है वो देख लिया है। यूएस में हम अभी हाल ही में गए थे, उधर भी रिटेलर का जो रिटर्न टू डायमंड्स है, नेचुरल डायमंड्स है, वो चालू हो गया है। हमारा देश में भी हम लोग देखा है कि जो रफ डायमंड का जो डिमांड है, अभी जो रफ डायमंड का बहुत सारा ग्राहक जाके खरीद रहा है रफ डायमंड, और रफ डायमंड का मार्केट में तेजी आ गया है। तो हम लोग देखे 3 से 6% का जो ये जो डेबियर्स अलरोजा जो बेचते हैं उसमें उसमें तेजी आए हैं। और रिसेंटली जो चाइना में एक शो हुआ था हांगकांग में, उसमें भी बहुत अच्छा डिमांड आया है। और हमारा भी हाल ही में बेंगलोर में जो शो हुआ है लास्ट वीक ही खत्म हुआ है, उसमें भी बहुत अच्छा डायमंड का सम कैटेगरीज के, क्योंकि डायमंड का बहुत सारा कैटेगरीज होते हैं, तो कुछ कैटेगरीज का बहुत अच्छा डिमांड देखने को मिला है। तो ऐसा लग रहा है कि रिवाइवल आ रहे हैं, डायमंड मार्केट में रिकवरी दिख रहे हैं। सर, यस। गोल्ड के दाम जो अचानक बढ़े हैं, तो ग्राहक तो अभी आ नहीं रहे स्टोर्स पे उतने ज्यादा, या तो लाइट वेट की खरीदारी ज्यादा हो रही है, जिनको अर्जेंसी है शादियों के लिए खरीदना वही खरीद रहे हैं, बाकी अभी टाल रहे होंगे। क्या लग रहा होगा, गोल्ड मार्केट में कब से, ज्वेलरी के स्टोर्स पर कब से ग्राहकों की वापसी होगी? इस भाव पर वापसी करेंगे ग्राहक? देखिए, इसमें हमारा एक थ्योरी है कि गोल्ड का भाव बढ़ता है, हाँ, लोगों का क्या है, वो ग्रामेज के हिसाब से लोगों के ऊपर असर आता है। लेकिन जितना भाव बढ़ता है उसमें क्या होता है, आपका घर में भी सोना है, हमारा घर में भी सोना है, सबका घर में कुछ ना कुछ, इंडिया में तो वो एक कमोडिटी जो बोला जाता है सबका घर में है एज अ इन्वेस्टेबल इंस्ट्रूमेंट,
ज्वेलरी में है या बिलेट्स, बार्स, कॉइन्स, कुछ में भी है तो वो इन्वेस्टमेंट के जरिए माना जाता है इंडियंस में। तो जब प्राइस बढ़ता है ना, हम लोग बहुत खुशी होता है, खरीदने के लिए थोड़ा दिक्कतें आते हैं, लेकिन खुशी होता है कि घर में जो सोना है, जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गया है। ये भी सही है कि अभी स्टेडी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टेबल जो प्रोडक्ट्स है इंडिया में, उसमें गोल्ड के जैसे कोई दिख नहीं रहा है, वर्ल्ड में भी कोई नहीं दिख रहा है। तो बाकी प्रोडक्ट में, क्योंकि आपका भी एक 10 रुपया इन्वेस्ट करने का है, तो ये पोर्टफोलियो होता है, वो पोर्टफोलियो से जो है वो गोल्ड में ज्यादा पैसा रख रहा है, क्योंकि लेट से पहले आपका 60-40% शेयर में 60% गोल्ड में ऐसा कुछ होता था, या 40-60 होता था। अभी वो 80-20 हो गया है, गोल्ड में सब ज्यादा पैसा अभी इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहा है। वो एक अच्छा जो डायरेक्शन है वो मिल रहा है। लेकिन जितना देर तक ये वोलेटिलिटी रहेंगे ना, उतना देर तक लोग कॉन्फिडेंस नहीं आते हैं कि भाई अभी ये बढ़ गया, कल थोड़ा कम हो गया, तो अभी बढ़ जाएंगे तो वेट कर रहे हैं, तो कल कम होगा तो कम हो जाएगा। तो उसी के लिए जब वोलेटाइल है तब उनका थोड़ा दिक्कतें आते हैं। बट ये जो प्राइस बढ़ रहा है, इसमें दुकान में 100%, क्योंकि सडनली लोगों के पास इतना बजट तो है ही नहीं खरीदने के लिए, बट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। बट एक मात्रा भी होना चाहिए ना, एक लाइन भी होना चाहिए। थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है तो उसके लिए चिंता का विषय है। सर आखिरी सवाल, हमारे एक दर्शक है, उनका सवाल है, कुणाल शर्मा है, सोने में अगले 1 महीने में गिरावट आएगी या नहीं? और दूसरा सवाल आशा प्रजापति जी का है भोपाल से, कि सोने में गिरावट आएगी या नहीं। इस पर आपको जवाब देना चाहेंगे क्या रे साहब? देखिए, 2 अप्रैल के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपको हम आप जो पूछ रहे हैं ना, अभी जो अभी हम बोले हैं ना, उसके साथ उसका लिंक्ड है कि 2 अप्रैल के लिए होल वर्ल्ड देख रहा है, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट है दुनिया का। तो 2 अप्रैल में कैसे टैरिफ लागू करेंगे यूएसए में, उसके ऊपर, तो जब तक वो लागू नहीं है, जब तक आशंकाएं हैं, तब तक गोल्ड तो 2 अप्रैल तक तो नीचे गिरने का कोई संभावना है नहीं, बढ़ते ही जाएंगे। 2 अप्रैल में टैरिफ लागू हो जाती है तो गोल्ड का भाव बढ़ते जाएंगे, और 2 अप्रैल में टैरिफ का थोड़ा वो राहतें दिखाते हैं ट्रम्प का सरकार, तो गोल्ड का भाव में थोड़ा नमी आ सकती है। ये हम आपका जवाब दे सकते हैं। साहब आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया, ज्वेलरी मार्केट के चैलेंजेस को भी बताया और कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दिख रही है और डायमंड मार्केट में रिकवरी दिख रही है, और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको लग रहा है कि गोल्ड अभी के माहौल में काफ़ी फेवरेबल है और एक अच्छा विकल्प निकल कर आ रहा है। शुक्रिया सर। चलिए वक्त है ब्रेक का, लेकिन मानव मोदी सर आप बने रहे हमारे साथ, आपके साथ हमारे दर्शक और भी जुड़ेंगे और आपसे सवाल भी पूछेंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक आपको बता दो कि अब हमारी खास पेशकश और हमारी मुहिम एसएमई आईपीओ से सावधान। सत्रह मार्च को हमने आपको डिवाइन हीरा के आईपीओ में पैसा लगाने से आगाह किया था। उस दिन जिन निवेशकों ने स्वदेश देखा वो इसमें फंसने से बच गए। इसलिए राइट टाइम पर राइट रिसर्च स्वदेश को देखकर ना सिर्फ आप पैसा बना सकते हैं, बल्कि आपका पैसा डूबे नहीं, इससे भी हम आपको बचाते हैं। डिवाइन हीरा तो उससे बेसिकली लगता है कि ये कंपनी जो है सोने चांदी के व्यापार से जुड़ी हुई है। ये कंपनी जो है कि थर्ड पार्टी प्लेयर से प्रोडक्ट्स बनवाती है, उस प्रोडक्ट्स को बड़े इंस्टीट्यूशनल जो ज्वेलर्स हैं या कॉर्पोरेट्स हैं उनको बेचती है। तो पूरे मामले में अगर आप देखें तो हालांकि नाम से लगता है कि सोने चांदी से जुड़ी हुई कंपनी है, पर अगर इसके बिजनेस मॉडल को अगर क्लोजली आप देखें तो आपको एक कंपनी कैसी लगेगी जो होलसेल ट्रेडिंग से जुड़ी हुई है। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसमें कोई यूनिकनेस नहीं है जो कि एक इन्वेस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, इसके बाद अगर आप बात करें इसके बिजनेस मॉडल में जो की थिंग है वो ये है कि ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। अगर आप देखें इस आईपीओ में जो 30-32 करोड़ का आईपीओ है उसमें से करीब 60% फंड जो है कंपनी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए यूज करने वाली है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करने वाली कंपनी को पैसे की जरूरत है, वो या तो बैंक के पास जाएगा, आईपीओ लाएगा या कहीं और से अरेंज करेगा। ये कितनी बार इस तरीके से फंडिंग का अरेंजमेंट आम निवेशक इसके लिए करते रहेंगे। पहला कंसर्न ये बहुत बड़े ओशन में एक छोटी सी कंपनी है। और तीसरी अहम बात ये है कि ये कंपनी अपनी तरफ से कुछ भी बनाती नहीं है। इस तरीके से इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा सोचना चाहिए, उसके बाद ही इस तरह के आईपीओ पर विश्वास जगाना चाहिए। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं अपने दर्शकों के सवाल जवाब के सिलसिले को। अरविंद कुमार हैं हमारे साथ उदयपुर से। चांदी में 98,500 रुपए पर बिकवाली कर सकते हैं क्या?
मानव जी क्या सलाह देंगे? 98,500, हालांकि इस लेवल से काफी ऊपर है चांदी, लेकिन इस लेवल पे ये बेचना चाह रहे हैं, सही लेवल है क्या शॉर्ट करने के लिए? जी नहीं, मेरे ख्याल से अरविंद जी को मैं यही सलाह दूंगा कि शॉर्ट करने के लिए थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि ओवरऑल अभी भी मार्केट तेजी का ही बना हुआ है। हम रिसेंटली, जैसे मैंने कहा, जो रिसेंट जो लोज है वही एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बने हुए हैं। 99,000 के आसपास के जो लोज है, 98,500 जो लेवल आप बोल रहे हैं वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर उसके नीचे आता है, मेरे ख्याल से 98,000 के नीचे अगर लेवल्स टिकते हैं तो एक सेल साइड का व्यू हम बना सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ऐसा कोई संकेत नहीं है जहां पे एक स्ट्रॉन्ग सेल बने। जैसे हमने अभी अभी सुना कि मेरे ख्याल से अप्रैल 2 के बाद जो टैरिफ की अपडेट्स हैं, अगर टैरिफ बहुत अग्रेसिव नहीं होते हैं, ये हफ्ते में जीडीपी भी है, ये हफ्ते में इन्फ्लेशन नंबर भी है, ये सारी चीजें अगर हमारे फेवर में नहीं आती है, तब मेरे ख्याल से चांदी में थोड़ी बिकवाली आ सकती है, लेकिन अभी के लिए ऐसे कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। चलिए अगले दर्शक का सवाल है, हसमुख है गुजरात से और हर्ष है जयपुर से। हसमुख का सवाल है कच्चा तेल और नेचुरल गैस में इंट्राडे के लिए क्या ट्रेड करें, और हर्ष जयपुर से पूछना चाह रहे हैं कि नेचुरल गैस में क्या ट्रेड करना चाहिए। क्रूड और एनजी दोनों पर राय दें मानव। जी, मेरे ख्याल से नेचुरल गैस से शुरुआत करेंगे। नेचुरल गैस में लास्ट वीक की जो इन्वेंट्री है, पहला संकेत हमें मिला है कि वापस से इंजेक्शन पीरियड, वापस से सप्लाई आ रही है, आउटपुट बढ़ने के संकेत है। तो नेचुरल गैस में प्रेशर अभी भी बन सकता है और नीचे में जगह है, तो 336 के आसपास हम बेचने की सलाह देंगे। 342 का स्टॉप लॉस होगा, 325 का टारगेट इमीडिएट लग रहा है। आज ही हमने क्वार्टरली रिपोर्ट भी रिलीज की है, जहां पे हमें लग रहा है कि 310 तक के भी लेवल नेचुरल गैस में पॉसिबल है, एक लंबे समय के हिसाब से। कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में डायरेक्शन अभी थोड़ा मिसिंग है। मेरे ख्याल से 6000 का जो जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 6000 से लेके 6080 तक का एक जो लेवल है, डेफिनेटली थोड़ा नीचे एक्सपेक्ट करूंगा। नीचे से अगर खरीदारी करें तो बेटर है। 5960 का जो जोन है वो एक बेटर जोन होगा, या फिर 6000 का जो ब्रेकआउट होता है, उस ब्रेकआउट के बाद अगर खरीदारी करें, दोनों ही लेवल के बाद अगर करें तो बेटर है। डायरेक्शन फिलहाल मिसिंग है, अभी के लिए बाय ऑन डिप्स 5960 के आसपास करें तो बेटर होगा। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ चिराग जैन हैं। आगे कॉपर में क्या लग रहा है? कॉपर तो कॉमेक्स पर काफी प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। क्या लग रहा है सर, कॉपर में क्या होगा? चिराग जैन साहब को क्या सलाह देंगे? मेरे ख्याल से कॉपर में बहुत इंटरेस्टिंगली अगर विश्वमन जी आप देखें तो एलईमी पे थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है, तो प्रेशर में ऑलमोस्ट 1% नीचे है, लेकिन कॉमेक्स में ऑल टाइम हाई पे है। इसीलिए अगर डोमेस्टिक फ्रंट पे देखें तो डायरेक्शन बहुत साइडवेज हो गई है। अभी भी ओवरऑल चाल जो है वो ऊपर की तरफ ही है। बाय ऑन डिप्स की सलाह कॉपर में रहेगी। 909 के आसपास बाय करेंगे। ये अगला कॉन्ट्रैक्ट है, डेफिनेटली 920 का टारगेट होगा, 905 का स्टॉप लॉस होगा। अभी भी जो प्रीमियम है वो ऊपर की तरफ ही है, तो चाल डेफिनेटली ऊपर की तरफ बनी रहनी चाहिए। हमारे साथ एक और मेहमान है, अजय गोयल हैं, चेयरमैन हैं व्हीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के। शुक्रिया अजय जी, आपने वक्त दिया। सर, सबसे पहला सवाल मेरा होगा, गेहूं के स्टॉक को लेकर जो सरकार की सख्ती बढ़ी है, सरकार का कहना है कि हर शुक्रवार को नियमित तौर पर स्टॉक की जानकारी देनी पड़ेगी जितने भी पार्टिसिपेंट्स वैल्यू चेन के लोग हैं। क्या सरकार को गेहूं के स्टॉक को लेकर चिंता है? दाम बढ़ने का डर है? क्या लग रहा है सर, क्या आपके पास क्या रिपोर्ट है गेहूं को लेकर? और बिल्कुल, ये एक सुविधा है, सरकार स्टॉक लिमिट हटा रही है 1 अप्रैल से, तो ये एक गुड थिंग है। ये अच्छा हुआ कि जो है सरकार ने फैसला कर लिया कि स्टॉक लिमिट हटा दी जाएगी। अब केवल जो है स्टॉक रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी सरकार को हर शुक्रवार को उनके पोर्टल पे। इससे ये होगा कि सरकार को अनुमान रहेगा कि प्राइवेट स्टॉकिस्ट, प्रोसेसर, मिलर और जो कंसोलिडेटर्स है उनके पास कितना माल है, क्योंकि पिछले 2 सालों से जो है ना तो सही अनुमान प्रोडक्शन का निकल पा रहा है देश में, और कंजम्पशन का तो हमेशा जो है बाजार काफी वॉलेटाइल रहा है पिछले 2 सालों से। इससे जो है एटलीस्ट सरकार को पता रहेगा कि प्राइवेट हैंड्स में उनके प्रोक्योरमेंट के अलावा नेशनल स्टॉक जो ट्रेडेबल है वो कितना है। तो ये एक सही कदम है सरकार का। उससे जो है
सुविधा रहेगी सबको, स्टॉक पे लिमिट नहीं रहेगी, केवल स्टॉक रिपोर्टिंग रहेगी। सर, इंडस्ट्री में उत्पादन के नंबर को लेकर अलग अलग राय हैं। एक तबका ऐसा है जो 1000 लाख टन के आसपास की बातचीत कर रहे हैं, दूसरी सरकार और कुछ और एजेंसीज के जो नंबर है वो काफी ज्यादा है। आप किस तरफ है सर? क्या उत्पादन कम है या सरकार का जो टारगेट है उसी आसपास में है हम? नहीं, देखिए, सरकार का जो कभी भी आंकड़ा रहता है वो ऑप्टिमिस्टिक रहता है, और जो बाकी सर्वेज होते हैं वो कभी कोई सरकार को बीट नहीं कर पाता, उसके नीचे ही रहता है। और ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जिससे जो है ये एस्टिमेशन निकल के आता है, और सबका एक गेस्टिमेट है। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं उन दोनों के कहीं बीच में हूं, जैसे जो नाइदर ब्लैक नॉर व्हाइट, द ट्रूथ समवेयर इन बिटवीन। तो ये 108-9 से लेके 116-17-15 जो है उसके बीच का जो है अनुमान लगाया जा सकता है। जवाब दे दीजिए, वक्त कम है। दाम आगे बढ़ेंगे या ठीक ठाक स्टेबल रहेंगे या कम हो सकते हैं? नहीं, अभी तो जो है महीना 2 महीना जो है डिमांड भी कम रहेगी फिनिश प्रोडक्ट में, और अराइवल हैवी शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी शुरू हो गई है इस सोमवार से। तो कोई जो है खास बढ़ने की उम्मीद नहीं है, और बाजार अगर हुआ तो 2-3% घट ही सकता है इन लेवल से, क्योंकि अराइवल का प्रेशर अभी बनना शुरू हो जाएगा। प्रेशर बढ़ेंगे, यहां से कम ही होंगे। अभी फिलहाल तेजी आपको नहीं दिख रही। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला अजय जी, और साथ ही मानव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। कमोडिटी फटाफट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।